नमस्कार दोस्तों। 19वीं सदी के दौर में भारतीय महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। जहां एक ओर महिलाएं पुरुषवादी वर्चस्व की मार झेल रही थीं, तो दूसरी ओर समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण तरह तरह की यातनाएं और अत्याचार सहने को विवश थीं। हालात इतने बदतर थे कि घर की देहरी लांघकर महिलाओं के लिए सिर से घूंघट उठाकर बात करना भी आसान नहीं था। लंबे समय तक दोहरी मार से घायल हो चुकी महिलाओं का आत्मगौरव और स्वाभिमान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। समाज के द्वारा उनके साथ किए जा रहे गलत बर्ताव को वो अपनी किस्मत मान चुकी थीं। इन विषम हालातों में दलित महिलाएं तो छुआछूत के कारण नरक का जीवन भुगतने को तैयार थीं। महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। अगर चोरी छुपे पढ़ते हुए पकड़ भी लिया जाए तो ये समाज ऐसा दर्द देता था जिसकी कल्पना करने से ही इंसान करहा उठेगा। लड़कियों पर कूड़ा कचरा फेंका जाता था। ब्रिटिश राज में ऐसे चल रहे देश का वो दौर था जो जात पात, रूढ़िवादिता, छुआछूत, पाखंडों, लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता से भरा हुआ था, जहां महिलाओं के अधिकार नहीं के बराबर थे। कभी कभी इतिहास की खोज करना और भूले हुए ऐसे इंसानों के बारे में जानना जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बदलाव लाने में बहुत संघर्ष किया और अपने समुदाय पर एक लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखा। कुछ ऐसे ही संघर्ष से भरी है भारत की पहली महिला टीचर की कहानी, सावित्रीबाई फुले। हमारा समाज रूढ़िवादिता, जात पात, ऊंच नीच में किस कदर बिखरा हुआ था, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जब सावित्रीबाई पढ़ने जाती थीं तो लोग उन्हें पत्थर से मारते थे, लोग उन पर कूड़ा कचरा फेंकते थे। लेकिन समाज की इस घटिया सोच से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा अपने बस्ते में 2 साड़ियां रखने को मजबूर थीं, क्योंकि कीचड़ में सनी हुई साड़ी को स्कूल में जाकर वो बदल लिया करती थीं। हमारा समाज ऐसा था कि एक दिन सावित्रीबाई फुले को उनके पिताजी ने अंग्रेजी किताब के पन्ने पलटते हुए देख लिया। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा पर केवल उच्च जातियों का हक है, दलितों और महिलाओं को शिक्षा लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ये तो उनके लिए पाप जैसा है, और उन्होंने उनकी किताबों को फेंक दिया। लेकिन सावित्रीबाई फुले उन किताबों को वापस लेकर आईं और प्रण लिया कि आज से वे पढ़ना जरूर सीखेंगी। और पढ़ाई करने का प्रण लिया तो समाज के लोगों ने तरह तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए। महिलाओं के अधिकारों, सती प्रथा, छुआछूत और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर जोरदार तरीके से आवाज उठाने वाली सावित्रीबाई को समाज में रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। उनकी शादी मात्र 9 साल की उम्र में ही हो गई थी। अब शादी के समय तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका मन पढ़ने में बहुत लगता था। इसी बात से इंप्रेस होकर उनके हस्बैंड ने उन्हें आगे पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की नींव रखी। लेकिन उस दौर में स्कूल खोलना इतना आसान काम नहीं था। सावित्रीबाई और उनके पति के इस काम को ऊंची जाति के लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा और जमकर विरोध किया। लेकिन वे उन चीजों से कभी नहीं रुकी और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला। जब लोगों को लगा कि इन सब चीजों से वो रुकने वाली नहीं है, तो ज्योतिराव के पिता गोविंद राव पर यह कहकर दबाव डाला गया कि ज्योतिराव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं और इससे इनका सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है। तब ज्योतिराव के पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन दोनों को घर से निकाल दिया गया। लेकिन इसके बाद भी दलित समाज की उन्नति और लड़कियों को पढ़ाने का कार्य उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जितना लोग उन पर अत्याचार करते थे, उनका अगला कदम भी उतना ही क्रांतिकारी हुआ करता था। उन दिनों छोटी लड़कियों और बूढ़ों के बीच में शादियां तय की जाती थीं। 19वीं सदी के दौरान महाराष्ट्र के हिंदू समाज में उम्र से पहले विवाह का चलन तेजी पर था। क्योंकि मृत्यु दर अधिक थी, इसलिए
पुरुष वृद्धावस्था या किसी बीमारी से अक्सर मर जाते थे और उनकी युवा विधवाएं थका हुआ जीवन जीती थीं और कई युवा लड़कियां अक्सर अपनी उम्र प्राप्त करने से पहले ही विधवा हो जाती थीं। उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण कई जातियों में विधवा पुनर्विवाह समाज से एकदम बाहर था और इसलिए युवा विधवाओं के लिए संभावनाएं खराब थी और वे अत्याचार और यौन शोषण के शिकार हुआ करती थीं। उन दिनों पूरे शहरों और आसपास के गांव में बड़ी संख्या में विधवाएं हुआ करती थीं। इन विधवाओं का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाता और न्यूनतम वित्तीय सहायता के साथ उनका गुप्त रूप से यौन शोषण तक होता था। गर्भ निरोधक या फिर अन्य उपायों की कमी के कारण वे अक्सर गर्भवती हो जाती थी, इसलिए उन्हें इस कारण से पीड़ित होना पड़ता था जिसके लिए वे जिम्मेदार तक नहीं थी। गर्भपात के तरीकों के कारण महिलाओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ती थी। सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए विधवाओं द्वारा प्रसव के बाद कई नवजात शिशुओं को मार दिया जाता था। कई बार उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता था। जब वे गर्भवती हो जाती थीं तो समाज के अपमान का सामना करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता था। सावित्रीबाई फुले अक्सर इन महिलाओं के पास जाती थीं और उनसे आत्महत्या ना करने की अपील करती थीं और उन्होंने भारत में अपना पहला आश्रय शिशु हत्या निषेध गृह शुरू किया। इस आश्रय स्थल में विधवाएं अपने बच्चों को जन्म दे सकती थीं, उन्हें वहीं पर छोड़कर जा सकती थीं। 1873 तक उस आश्रय स्थल में 66 महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया होगा। ये पहला अनाथालय था जहां वे अपने नवजात शिशुओं को छोड़ सकती थी और अपने नवजात शिशुओं को अपने पति का नाम दे सकती थी। ज्योतिराव फुले ने गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संस्था कम से कम खर्च पर दहेज मुक्त और बिना पंडित पुजारियों के विवाह का आयोजन करती थी। इस तरह का पहला विवाह सावित्रीबाई की मित्र बाजूबाई की पुत्री राधा और सीताराम के बीच हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण पर शादी का समस्त खर्च स्वयं सावित्रीबाई फुले ने उठाया और उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी इसी पद्धति से किया जो आधुनिक भारत का पहला अंतरजातीय विवाह था। दरअसल इस प्रकार के विवाह की पद्धति पंजीकृत विवाहों से मिलती जुलती होती थी जो आज भी कई भागों में पाई जाती है। इस विवाह का पूरे देश के पुजारियों ने विरोध किया और कोर्ट गए, लेकिन सावित्रीबाई फुले इससे तनिक भी विचलित नहीं हुई। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के कारण वे दिन जब महिलाओं को उनकी जाति और वर्ग की परवाह किए बिना जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत उत्पीड़न किया जाता था। कई पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणवादी परंपराएं, मूल्य और रीति रिवाज से थे जो महिलाओं के खिलाफ थे। पुणे में सावित्रीबाई फुले ने इस संबंध में भी कड़ी मेहनत की। जब कोई महिला किसी भी उम्र में विधवा हो जाती थी तो उसे अपने बाल कटवाने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि उसे आसानी से विधवा के रूप में पहचाना जा सके। इस संबंध में उन्होंने नाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनसे विधवाओं के बाल ना काटने का अनुरोध किया तो काफी देर तक समझाने के बाद वे नाई आखिर मान गए। नाइयों द्वारा उठाए गए इस कदम से ऊंची जाति समुदाय के लोग सावित्रीबाई से काफी नाराज हुए। दलितों के लिए ऐसे समय में कुआं खोला जब अछूतों की छाया को भी अपवित्र माना जाता था। जब लोग प्यासे अछूतों को पानी देने को तैयार नहीं थे तब सावित्रीबाई फुले ने अछूतों और दलितों के उपयोग के लिए अपने घर में ही कुआं खोल दिया। ब्राह्मण समुदाय सदैव उनके विरुद्ध खड़ा रहता था, लेकिन उन्होंने समानता और न्याय के लिए बहादुरी से लड़ाई जारी रखी। फ्लैग जब महाराष्ट्र में फैला तब सावित्रीबाई फुले और उनके पुत्र यशवंत ने लोगों के इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला। सावित्रीबाई मरीजों को व्यक्तिगत रूप से क्लिनिक में लाती थी जहां उनका बेटा मरीजों का इलाज करता था। मरीजों की देखभाल करते करते एक दिन वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को फ्लैग रोगी की सेवा करते समय इनकी भी मृत्यु हो गई। भले ही इतिहास ने उन्हें भुला दिया हो, लेकिन वे आज भी करोड़ों भारतीय नारियों के दिलों में ज्योति बनकर जीवित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी प्रेरणा दे रही हैं। वे पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षाविद, नारीवादी, पहली कवयित्री और महिलाओं की अग्रणी मुक्तिदाता थी। यदि सावित्रीबाई को उन कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ता जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा तो भारतीय महिलाओं की समाज में वे दर्जा नहीं मिल पाता जो उन्हें आज मिला है। वे सच्ची नारीवादी परिवर्तन
क्रांतिकारी नेता थी। उसने कभी हड़ताल की, कभी विद्रोह किया, उसने सेवक नेतृत्व भी किया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और अपना एक संगठन भी बनाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।